बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। किसी भी मुल्क, किसी भी समाज की तरक्की में नौजवानों का रोल बहुत ही अहम होता है। आज हमारे मेहमान हैं परगना चैल के एक होनहार नौजवान, जो एक वकील भी हैं, एक मुतहरक शख्सियत भी हैं, यानी एक्टिविस्ट भी हैं, जो कौम और मुल्क से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। कई तरह के सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। आज के मेहमान हैं जनाब राहिल माबूद साहब। राहिल माबूद साहब का ददिहाल बड़ा गांव है और ये जनाब अब्दुल माबूद साहब के बेटे हैं। इनके चाइली कनेक्शन की और डिटेल्स हम आगे उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। इनकी स्कूलिंग यूनिटी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद में हुई है। 12th तक वो यहीं पढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और यूपी कन्वीनर भी हैं और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। राहिल साहब, बतौर मेहमान आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। राहिल साहब, सबसे पहले आप पीसीजी मेंबर्स को अपने चाइली कनेक्शन के बारे में थोड़ा तफसील से बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार पीसीजी एडमिन्स का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक बड़े गांव से है, जैसा कि काशिफ भाई ने बताया। मेरे वालिद का नाम जनाब अब्दुल माबूद साहब है। वो एक कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करते हैं और उनका एक पेशा और किसानी भी है, जो उस किसानी को अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं। और मेरे दादा का नाम मरहूम महमूद अहमद साहब है, जिन्हें लोग नन्हे मियाँ के नाम से भी जानते हैं। मेरा ननिहाल पीपल गांव है, जहाँ पूरा ननिहाल ही मेरा सेटल जो है इस वक्त नैनी में है। मेरे नाना का नाम मसूद अहमद है और मेरे नानी का घर, मेरा नानी का मायका रसूलपुर काजी है। वहाँ जो प्रधान थे काफ़ी लंबे वक्त तक, सैयद शाहिद साहब, वो मेरे जो है नानी के भाई हैं। और मेरी दादी का ताल्लुक नरौर से था, जो कि उनका पूरा घर 46-47 के अराउंड कराची माइग्रेट कर गया था। वो यहाँ पर अकेली ही बची थी। मेरी शुरुआती स्कूलिंग वहीं बड़े गांव के करीब में एक गांव पड़ता है जीवनगंज, वहाँ पर एक ऐसे स्कूल था, वहीं से हुआ। उसके बाद 3rd क्लास में हमने एडमिशन लिया हंस मेहता भरवारी में। वहाँ पर हमने 7th तक पढ़ाई की। उसके बाद यूनिटी पब्लिक स्कूल 2010 में हम लोग एक अच्छी पढ़ाई की तलाश में इलाहाबाद शिफ्ट हुए हासिल करने के लिए, और यूनिटी में एडमिशन लिया और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरीके से पढ़कर 12th पास हुए। तो 12th के दौरान ही ये रहा कि कोई अच्छी तालीम के लिए, आगे की तालीम के लिए किसी अच्छे इदारे में जाया जाए। तो जो पहला ख्याल आया जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस दिया और एमयू का लॉ क्रैक किया और वहीं पर एडमिशन लिया। उसी दौरान इन 5 साल जो एक बहुत किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की मोड़ लेने में, किसी को बनाने में वो बहुत अहम होते हैं वो वक्त। तो उसी दौरान मुझे जो है कुछ ऐसे लिटरेचर पढ़ने को मिले, कुछ दोस्तों का साथ मिला, कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात हुई, जो चीज़ें जिन्होंने दिल में ये पैदा किया कि अपने करियर के साथ साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए काम किया जा सकता है। कौम और मिल्लत के लिए, उसकी बेदारी के लिए भी काम किया जा सकता है। तो वहीं से जो है ये जज्बा आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक हुआ कि पीसीजी पर बुलाया जा सकता। इसमें एक अहम रोल मेरे वालिदैन का है, जिन्हें बहुत ही शफ़क़त के साथ मैं देखता हूँ किस तरीके से मेरे वालिद साहब जो है सब कुछ हैंडल करना उनको, मेरी वालिदा इलाहाबाद में हम लोग की परवरिश देखना, उसके बाद गाँव में भी देखना, वहाँ कोई है नहीं, वालिद साहब हैं, तो सब कुछ
मैनेज करना, तो यही चीजें जिन्होंने, जहाँ तक है अभी ये जिंदगी का एक बहुत छोटा सफर है, इंशाल्लाह इससे और बेहतर करने का और बेहतर जिंदगी अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनकी जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी करने की कोशिश है। आगे दुआएं रही आप सभी लोगों की, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। फ्रेटर्निटी मूवमेंट एक यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन 2017 अप्रैल में हुई थी। एमयू के कुछ थे जो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, अंसार अबू बकर साहब जो केरला से ताल्लुक रखते थे, शारिक अंसर साहब झारखंड से थे, और भी 2-3 लोगों थे। इन लोग की एक ऐसा था कि कोई ऐसी एक तंजीम बनाई जाए जो अपार्ट फ्रॉम किसी एक पर्टिकुलर उससे हो, रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर कॉज से, क्योंकि इन 70 सालों में देखा गया था कि कोई दलित मूवमेंट्स बन रही थी, कोई जो है हिंदू सेना बन रही थी, कुछ एक अलग ही सब अपने मोटो लेकर थे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल था कॉन्स्टिट्यूशन का, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें 3 चीजें बड़ी अहम आती हैं: सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और फ्रेटर्निटी। तो इन फ्रेटर्निटी वर्ड्स जो ब्रदरहुड है, उस फ्रेटर्निटी को लेकर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए 2017 में, आज से करीब 4-5 साल पहले एक फॉर्मेशन हुआ था, 4 साल पहले। और इसी मोटो के साथ कि हम इस समाज में सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और फ्रेटर्निटी का जो मेन कॉज है, ये नहीं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो आज की लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, तो ओरिजिनल रूट है लोकतंत्र का। सॉरी, सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय की बात है, जो फ्रेटर्निटी की बात है, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड। हम कहते तो है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब मार खाने की आती है तो मुस्लिम भाई मार खाता है। तो ये ब्रदरहुड नहीं, ब्रदरहुड मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन, जहाँ भाई भाई होगा। ये चीजें, इन चीजों को लेकर एक 2017 में अप्रैल में बनी थी। 4 साल का इसका अब तक का सफर रहा है, और इन 4 सालों में फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने 4 स्टेट में अपनी स्टेट यूनिट सेटअप कर दी, और इस वक्त 25,000 से ज्यादा मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका है। हम 4 स्टेट्स में हमारी स्टेट यूनिट्स हैं। बाकी यूपी में हमने जो है सहारनपुर, इलाहाबाद वगैरह में कमेटी बना दी गई है। यहाँ पर हमारे 250 से ज्यादा मेंबर है यूपी में। इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हम यूपी में भी स्टेट यूनिट लॉन्च कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एएमयू ने राहिल माबूद की शख्सियत को निखारने में किस तरह का रोल अदा किया है? बहुत एक सवाल है, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, और लेकिन इस सवाल का जवाब तो बड़ा ही पेचीदा है। कि राहिल माबूद जब 2016 में यूनिटी से पास आउट लड़का किसी तरीके से जब वहां गया, तो एक होता है कि हमने एक ऐसा देखा कि एक कुएं का मेढक होता है कि भाई दिखता है कि बस यही जो स्कूल देखा हमने, करेली देखा था यार, बस यही जिंदगी है यहीं पर। लेकिन जब वहां पर हम गए तो वहां पर हिंदुस्तान के 28 स्टेट जो स्टेट है, उसके अलावा भी ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है वहां पर, जहां पर आपको बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलता है। वहां पर एक ऐसे कहते हैं कि अगर एक इमेच्योर इंसान को एक मैच्योरिटी इस जो है यूनिवर्सिटीज में मिल जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वहां पर होता है कि आपको तमाम चीजें, वहां पर सियासत भी होती है, वहां पर जो है आपको दीनी समझ भी पैदा होती है। कि मैं एमयू की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो जिसका एक माहौल मुस्लिम है, वहां पर आपके लिए कौम की बेदारी भी आती है दिल में, कहीं ना कहीं इंसान लिए होता है चीज। कहीं ना कहीं वहां पर एक ये भी समझ होती है कि हमें जो हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी होती है, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, समाज की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। क्योंकि जब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, उसकी नजर एमयू पर होती है। किसी इंडियन किसी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का था कि जब ये समझ लेना कि एमयू हिल वो हो रहा है परेशानियों में, तो समझ लेना अलीगढ़ परेशानियों में, तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। तो उन चीजों में वो 5 साल का जब वक्त रहा, उन्हें बहुत कुछ समझने सीखने को मिला। उसने, मैंने जैसे आपको बताया, मैं जब गया सॉरी, मैं गया तो एक बहुत
बस एक ठीक थी, पढ़ाई का मन था कि लॉ करना है, चले आना है, बस इतना ही था। लेकिन वहाँ जब चीजें चीजें जो लिटरेचर्स होती हैं, जो दोस्त यार बनते हैं, तो वहाँ पे एक महफिल होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने हमको बनाने में। मेरे कुछ दोस्त ऐसे बने उस वक्त में जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मुझ पर छोड़ा। एक दोस्त होते हैं तो कई तरीके के होते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त वहाँ पर 2 दोस्त मिले जिन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया, हमेशा चीज़ों को मुझे समझाया। कई दफ़ा ऐसा हुआ मैं कुछ मुश्किलों में आया, कुछ परेशानियाँ आई सॉरी कुछ परेशानियाँ आई, कुछ दिक्कतों का सामना हुआ, तो उन लोगों ने फुल्ली सपोर्ट किया। तो बहुत कुछ ये चीज़ें समझने को मिली कि नहीं, इंसान मुआशरे में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के दोस्त हैं, हर तरीके की समझ रखने वाले लोग। वहाँ पर ये चीज़ें दिखी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीखने को ही मिल रहा है, सीख ही रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं मैच्योर नहीं हूँ सवालों का जवाब देने में, तो इसलिए बस एक मेरा बहुत बहुत जवाब। शुक्रिया जी। राहिल, आप एक स्टूडेंट भी रहे हैं और जी, एक एक्टिविस्ट भी हैं, तो पढ़ाई और एक्टिविज्म में आप बैलेंस कैसे बना पाते हैं या बना पाए हैं? क्या एक्टिविज्म में रहने से आपकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा? ये नहीं कहूँगा कि एक्टिविज्म और स्टूडेंट की मतलब एक पढ़ाई पर कोई इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक्टिविज्म कोई बहुत फुल्ली टाइम टेकन नहीं होता है। एक वक्त होता है, अगर आप जो है हफ्ते में कितना पढ़ाई करते हैं इंसान, अगर हम सैटरडे संडे भी निकाल लें, और ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे होना ही जरूरी है। कोई एक्टिविज्म का मतलब होता है कि कुछ तहरीक है, कोई इश्यूज है, उन पे आपको अपनी बात रखनी है, तो इतना वक्त मिल जाता है एक्टिविस्ट। एक एक्टिविस्ट को अपनी पढ़ाई करने के लिए पूरा वक्त मिलता है, मैं ये कहूँगा। और एक्टिविज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक कोई आपसे कुछ लेता है, बल्कि वो आपको देता ही है एक्टिविज्म। मैंने देखा कि मेरी जो एक्टिविज्म है इधर 2 साल में ज्यादा बढ़ी है, 2 ढाई साल के बाद, या आफ्टर थर्ड ईयर। ये NTCA NRC जो मूवमेंट हुआ था उससे कुछ ही वक्त पहले, तो उसके बाद जो है मैंने उस वक्त देखा कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत वक्त ले रहा है, कि भाई हम पढ़ाई करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी अच्छे आते थे, उसके अलावा कहीं पर कुछ इश्यूज होते थे तो उनकी आवाज भी उठाने का काम किया जाता था। और अगर कहीं पर कुछ इश्यूज हो भी रहे हैं तो वो 24 घंटे में से हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेता है। उसमें कोई ऐसा है नहीं कि वो टाइम पूरा शेड्यूल लेगा, कोई NGO का वर्क नहीं है, वो कोई सोसाइटी का काम नहीं है, तो वो एक वक्त जो है मिल जाता है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि एक्टिविज्म की वजह से मेरी स्टूडेंट उस पर कोई असर पड़ा। ओके, मैं जानना चाहता हूं कि आपका रुझान एक्टिविज्म की तरफ कब और कैसे हुआ? ये एक बहुत ही मुझे मतलब अच्छी एक मेमोरी है मेरी। हुआ ऐसा कि मैं जब सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर बड़ी से गुजरता है यूनिवर्सिटी में, जब हम तमाम अनजान लोगों से मिलते हैं, इवन शहर के भी नहीं, वो अलग स्टेट के लोग होते हैं, अलग लोग होते हैं, उनकी अलग पहनाव खान पीन होता है। तो मेरा फर्स्ट ईयर समझने में निकल गया दोस्तों को। उसी दौरान मुझे जो है सेकेंड ईयर में जब मैं गया तो मुझे कुछ एक किताबें मिली अल्लामा की, कुल्लियात इकबाल। मैंने उसको पढ़ी, अल्लामा को समझा, फिर मुझे जो है गांधी की किताब मिली पढ़ने को, वो पढ़ा। उसके बाद एक और लीडर, मुस्लिम लीडर है जिनको वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी किताबें पढ़ने को मिला। तो बहुत इससे मुझे मतलब इन 2-3 किताबों से मेरे अंदर बड़ी ही समझ पैदा हुई कि चीजें अच्छा ऐसी भी होती, ऐसी भी समझ होती, ऐसे भी काम किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुझे डेवलप करने में। उसके बाद कुछ किताबें और थी जिनको मैंने पढ़ा। उसी के बाद जो है कुछ दोस्तों का साथ मिला मुझे, तो बातचीत होती, डिबेट्स होता था। हम लोग रात में क्या करते थे, आफ्टर डिनर डिबेट्स होता था, तो रूम में बैठ जाते थे, कुछ भी इश्यूज उठा लेते तो उस पर डिबेट होता था। डिबेट्स इतना होता था कि तकिया एक दूसरे पे मारा मारी हो जाती थी कि अब तुम ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, मतलब हम अपनी बात को, वो दूसरा अपनी बात को, ऐसे करता। तो
उसी दौरान एक कुछ इश्यूज हुआ था आसिफा का, जस्टिस फॉर आसिफा, वो कश्मीर में एक इशू हुआ था, उस पर एक रैली थी। उस रैली में हम लोग काफी 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी, हम लोग चल रहे थे। कुछ दूर जब भीड़ पहुंची तो भीड़ जो है थोड़ा एकदम जज्बाती हो गई, नारे लगाने लगी। तो मैं ई रिक्शा के ऊपर चढ़ गया और हमने ई रिक्शा के ऊपर जो है नारे लगा दिए। तो दोस्तों ने कहा भाई नीचे आओ, अभी जब वहां पे चौक पे इकट्ठा होगी तब जो है स्पीच होगी। तो वहां पहुंचे हम, तो वहां पे जो है माइक आ गया मेरे हाथ में, और वहां पे हमने एक बड़ी ही जो है एक स्पीच दे दी, और वो बड़ी जोशीली स्पीच हुई और वो तमाम वायरल व्यूज के करीब 4-5 हजार व्यूज हो गए। और वहां से फिर जो है काफी लोग, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा वो करता है, इसको ये करो। फिर वहां से जो एक्टिविस्ट लोगों ने बड़ा ही अप्रोच किया कि अरे तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो। तो फिर खैर उसके बाद जो है पढ़ाई का वो था, फाइनल एग्जाम होने वाले थे में, उसके बाद हम लोग घर चले आए। फिर जब मैं थर्ड ईयर में गया तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्वाइन करने जा रहा था। तो एक दोस्त ने कहा नहीं यार तुम वहां के लिए नहीं हो, तुम एक काम करो, तो फ्रेटर्निटी मूवमेंट ज्वाइन करो, वो तुम्हारे लायक। तो वहां से मुझे मेरा जो है कांटेक्ट हुआ, फिर धीरे धीरे कांटेक्ट रहे। उसके बाद लास्ट ईयर एंटी-सीए मूवमेंट के दौरान उसके नेशनल प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हो गई, अंसर अबू बकर साहब से। तो उन्होंने कांटेक्ट वगैरह किया मुझसे, नंबर वगैरह शेयर हुए एक दूसरे के। और उसके बाद जो है बेंगलोर में एक मीटिंग होना था, बेंगलोर में, तो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी नेशनल टीम की, तो मुझे इनवाइट किया गया वहां पर। तो पहुंचे हम घर पे, बड़ा ही मनाई, अरे हम जाने की इजाजत ली गई, खैर इजाजत मिली गया। तो वहीं से जो है फिर वो एक सिलसिला बना रहा, और वक्त वक्त पर जो है चीजें होती हैं जो हक और इंसाफ के लिए, वो आवाज जो है लोगों के साथ मिलकर हम भी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नौजवान से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क में किसी भी नौजवान के सामने, खास करके चाइल्डी नौजवान के सामने, कौन कौन से चैलेंजेस हैं? देखिए काशिफ भाई, चैलेंजेस हम चाइल्डी से अगर ऊपर उठे तो चैलेंजेस तो इस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने है। वो चैलेंजेस जो सबसे बड़े हैं कि इन 70 सालों में हमें इन 70 सालों में इतना कमजोर किया गया कि हमें जो है किसी चैलेंजेस लेने लायक ही नहीं बचे। सबसे पहले तो हमें जो है, अगर हम अपना ग्राफ देखें एजुकेशनली, या हम अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें जो 2005 में आई कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो वो जो हमारे जो पार्टिसिपेशन दिखाती है हायर एजुकेशन में, क्योंकि किसी भी सर सैयद अहमद खान का कोट है, आम की जो जिंदगी थी, उनका कहना है एजुकेशन जो है किसी की भी वो है, एक इश्यूज है कौम के लिए। अगर वो जितनी अच्छी एजुकेटेड है तो वो उतनी ही डेवलप होगी। वो नौकरी से आप पैरामीटर समझ जाते हैं, लेकिन एजुकेशन एक बहुत अहम जरूरी है। तो अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, उसमें हायर एजुकेशन हमारे परसेंटेज है ही नहीं। हम शायद 1 पॉइंट समथिंग में है, 2005 की ये रिपोर्ट है। उसके अलावा हमारी जो पार्टिसिपेशन स्कूल्स में देखेंगे वो भी बहुत कम है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशूज है वो ड्रॉप आउट्स का है। तो कोई हमारे पास एक चैलेंजेस नहीं। हमारे यहाँ जो सबसे इशूज है कि मुस्लिम, आप अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे 450-500 पेज की है, उसमें पढ़ेंगे तो ये दिखेगा कि मुस्लिम इलाके, जो मुस्लिम लोकेलिटीज है, उसमें स्कूल ही नहीं है, और स्कूल है तो वो प्राइमरी है जो भी बंद की कगार पर है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े चैलेंजेस है कि मुस्लिम जो लोकल है उनको एक मतलब बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी जद्दोजहद उनके लिए है। जो मुस्लिम, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप देखें, अगर हम इस वक्त देखें, अगर हम करेली में बैठे हुए हैं तो करेली, अटाला, रसूलपुर, ये अटाला और रसूलपुर एक बहुत पुरानी बस्ती है। वहाँ एक MIC कॉलेज है, वो भी मुस्लिम्स के जरिए। उसकी हालत देखिए, उसकी कंडीशन देखिए। तो अच्छे स्कूल, जो क्वालिटी स्कूल नहीं बचे हैं, ये 2005 की एक रिपोर्ट कहती है। दूसरे चैलेंजेस है कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि हम खुद से भी कोई चैलेंजेस नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम पार्टिसिपेशन देखें सिविल UPSC वगैरह का, तो उसमें मुस्लिम तंजीमें चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अरे कम से कम फॉर्म तो अप्लाई कीजिए, फॉर्म तो अप्लाई। हम मतलब एक डरते हैं, हमारे अंदर डर पैदा है कि हम जाएंगे नहीं यार, हमारे बस का ही नहीं। आप देखिए 1000 अगर आती है पोस्ट, 1000 वैकेंसीज IAS की रिजल्ट आते हैं, तो उसमें हम 30, 35, 40, यानी हम हिंदुस्तान की जो हमारी पॉपुलेशन है 15 से 20% की, 19% की, हम 19%
सिविल सर्विस नहीं दे पाते, हम 3-4-2% पे होते हैं। ये चैलेंजेस है। चैलेंजेस एक जो, अगर हम अभी चायली ताल्लुक से आपने बात किया, तो चायली में अगर हम पूरे परगना चायल की जो आबादी है उसमें अगर हम मुस्लिम स्कूल्स की देखें तो कहाँ पर है, हम खुद देख सकते हैं कि हमारे पास ले देकर 1-2 स्कूल्स हैं, मुस्तफ़ा शेरवानी साहब कॉलेज और ये महगांव का कॉलेज। और देखिए ये सब अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चैलेंजेस तो हमें खुद से उन चैलेंजेस को फेस करना होगा, और उन चैलेंजेस को, एक होता है चैलेंज लेना, हम उन चैलेंजेस को लें, उन चैलेंजेस को अपनी कौम की बेदारी, उस कौम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। ये चीज होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन चीजों पर जो सामाजिक तंजीम है, जो मुस्लिम तंजीम है, उन लोगों पर भी इसको काम करने की बहुत बहुत ज़रूरत है कि वो सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद शहर में बैठकर ये काम न करें। वो रूरल एरिया जहाँ पर सबसे ज़रूरत है तो वहाँ पर इन चीज़ों को जाएं। अगर हम अपने गांव में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2,500 से 3,000 की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ओबीसी कास्ट है, जिसको जाहिर सी बात है ये कंसीडर किया जाता है कि वो बैकवर्ड कास्ट है एजुकेशन। उन पर काम करने की जरूरत है, ना कि उनको अब्दुल काशिफ और राहिल महबूद को जगाने की जरूरत है। तो जाए वहां काम करें। आज का नौजवान अपने गोल्स को पाने के लिए ज्यादातर शॉर्टकट्स की तलाश में रहता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी मैं खुद एक वक्त था कि मैं जो है ये चाह रहा था यार कि सिर्फ फाइनल ईयर हो गया, कहीं से पैसे कमाने का कुछ जो है जुगाड़ हो जाए बस। मतलब हमें हाई कोर्ट ना जाना पड़े, काले कोट पहन के चक्कर न लगाने पड़े। बस एक होता है कि भाई मेरे वक्त में एक दिमाग में आया कि यार नहीं, पैसा ही तो कमाना है, अब कोर्ट जाएंगे तो पैसा ही कमाने जाएंगे, बहुत ज्यादा होगा 2-4 केसेस प्रो बोनो हो जाएंगे कि भाई कोई गरीब माजूर है उसके काम। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में, वो किसी भी ताल्लुक से हो। पढ़ना भी है तो यार कहीं से बस डिग्री मिल जाए बस, होगा क्या कहीं जाकर। ये थोड़े पूछेगा 11th-12th में क्या पढ़े रहे हो या ग्रेजुएशन में क्या पढ़े थे, कहीं से डिग्री मिल जाए, या तो कहीं प्राइवेट भरवा दो यार। हमसे बहुत से लोग कहते हैं यार कहीं से प्राइवेट लॉ करवा दो यार। अरे मैं तो भाई ऐसे होगा तो फिर जरूरत ही नहीं लॉ करने की, तो आप ऐसे भी जाकर कोर्ट में बैठ सकते हैं, मुंशी बन सकते हैं किसी की। और तो ये चीजें हैं, और कमाने का भी हमारे पास यही इशू हम लोग के साथ ये है कि बस भाई कहीं जुगाड़ लगवा दीजिए यार, भाई कहीं दुबई उबई में देख लीजिए, वीजा मिल जाए तो हम आ जाए, बुला लीजिए। ये चीजें हैं। हम मतलब या तो हम चैलेंजेस से डरते हैं, किसी चीज को फेस करने से डरते हैं, हम जो है इन चीजों से डरते हैं कि यार राहिल महमूद अगर जाएंगे, लोग कहेंगे अरे क्या करा थे, जाते दिन भर कोर्ट में बैठे रहते, चले आवते लाई चना खाएंगे। इन चीजों से भी हम डरते हैं हम लोग कि यार कोई क्या कहेंगे लोग, मतलब कि अरे वहां जाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वो काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ हम लोग शॉर्टकट तलाशते हैं, बस कुछ तरह काम हो जाए। जी। कुछ नौजवानों को महंगांव इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट ने स्कूल की बेहतरी के लिए अपनी राय देने के लिए बुलाया था। उनमें से एक नौजवान आप भी थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या राय दी और अब तक उस राय पर किस हद तक अमली जामा पहनाया जा चुका है? जी सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जिस पर मुझे लेटर मिला था कि भाई आपको जो है एज अ स्पेशल इनवाइटी जो है वहाँ इनवाइट किया गया है मैनेजमेंट कमेटी। हम बड़ा मतलब ये हुआ था कि भाई एक होता है कि कहीं कहीं बुलाया गया है, बड़ी मतलब खुशी की बात होती है कि जहाँ पर हमारी ओल्ड ब्रिगेड छाई हुई है वहाँ पर कई यंग्स को बुलाया जा रहा है। तो उन लोग से जब मुलाकात हुई तो जो सबसे पहली वजह ये पता चली कि भाई क्यों बुलाया गया, भाई तमाम लोग थे। तो यही था कि भाई आपके काम हमने देखा, आप CWS में जुड़े हुए थे, आपने जो है उनमें काम किया, तो हम चाहते हैं कि कुछ यूथ्स जो काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में, तो आप लोग हमको कुछ ऐसा राय मशवरा दीजिए जो हम कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर रहे हैं उस पर। तो देखिए वहां पर जो सबसे बड़ा हमने चैलेंजेस फेस किया, जो पहले मैं बता दूं, वो जनरेशन गैप का जो होता है। हम कहते कुछ थे, एडमिनिस्ट्रेशन समझ कुछ रहा था, लेकिन खैर हम लोग भी उन्हीं के उसमें रहकर वो हैं, तो किसी तरीके से उनको जो है चीजें हुई। तो फिर वहाँ बहुत सपोर्ट मैनेजर साहब का मिला हम लोग को। उन्होंने कहा आप चलिए, जिस रूम को कहेंगे हम उसको रिनोवेट कराएंगे जैसे कहेंगे।
हम लोग गए वहाँ पर, फिर खैर वो शायद बाद में उन लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया है। मेरी इधर काफी वक्त से जो है कोई बात इस ताल्लुक से नहीं हुई है, लेकिन शायद अब वो लोग नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, क्योंकि वक्त भी कम था उन लोग पास और एडमिशन भी नहीं आए थे। तो हम लोग ने सबसे पहले उनको इंश्योर किया था कि हम लोग के पास एक अलीग सोसाइटी है, वो हमारी नहीं, मतलब एक लास्ट ईयर हमने CWS की सर सैयद पे वेबिनार कराया था। तो उस वक्त हम लोग ने 3 कंट्रीज से, एक तो इंडिया से था, बाकी एक स्वीडन से, एक US से और एक दुबई से हम लोगों ने लोगों को कनेक्ट किया था। तो जो स्वीडन वाले थे, साद हाशमी साहब, अलीग हैं, वो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग की एक सोसाइटी, अलीग सोसाइटी, ALIG, वो अलीग भी है और ALIG का कुछ फुल फॉर्म भी है, मुझे ख्याल नहीं। तो वो लोग स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं, जो मुस्लिम्स इदारे हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, मुस्लिम NGOs को अडॉप्ट काम करते हैं। तो लोग ने मुझे बहुत एश्योर किया था कि मैं आप लोग के साथ काम करूंगा, आपकी सोसाइटी के साथ या राहिल महमूद आपके साथ। तो उन लोगों ने मुझे लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए कहा था अलीग सोसाइटी ने, कि हम लाइब्रेरी भी डेवलप करते। तो मेरी ये कोशिश थी कि भाई हम डिग्री कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसको डेवलप करें। तो वहां पर एक साहब है हम लोग के ही चाइल्ड से, उन्होंने हमको जो है टैब देने की बात की थी कि करीब 8 से 10 टैब हम देंगे, आप लाइब्रेरी में सेटअप कर सकते। वो चीजें थी, वो प्लान में है, इंशाल्लाह हम लोग उसको एग्जीक्यूट जल्द ही करेंगे। लेकिन वो मसला के अब वही मैंने आपसे अभी कहा था कि एकेडमिक्स और प्लस जो है सोशल लाइफ, दोनों को हमें देख के चलो। तो पर्सनल लाइफ भी मेरी है, तो इधर कुछ लॉ कंप्लीट हुआ था, कुछ जद्दोजहद खुद की भी, प्रोफेशनल लाइफ की भी थी, तो इस वजह से उधर वक्त नहीं दे पाया था मैं इंडिविजुअली। बाकी लोग अपना लगे काम कर रहे हैं, उन्होंने जो था, मेरा बस एक यही कमिटमेंट था कि हम जो है लाइब्रेरी आपकी इंशाल्लाह जल्दी सेटअप करेंगे, एक अच्छा उसको लुक देंगे, किताबों से उसको टेक्निकली जो है बेस्ट करेंगे, ताकि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा जो पूर्व जवार के लोग हैं वो भी उसको उससे फायदा हासिल कर सके अपने लोग। ये चीजें थी। और स्कूल जो क्लासरूम वगैरह के लिए बात हुई, तो उन लोगों ने बड़ा ही मतलब एक वो सपोर्ट था उनका कि हम लोग को इनवाइट किया, तो हम लोगों ने भी एक ऐसा उनको अश्योर किया था कि हम लोग इंशाल्लाह काम बेहतरी के लिए करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जहाँ तक हमारी जरूरत होगी। और इंशाल्लाह हम लोग अभी कुछ एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अभी तो एक्सटेंड हो गया प्लान, जो कॉलेज स्कूल खोलने का ही उनका जो कॉन्वेंट एक्सटेंड हो गया, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा इसकी उम्मीद है। और हम गुजारिश करेंगे कि सिर्फ हम नहीं, हम आज यहाँ हैं कल नहीं होंगे, या कोई भी इंसान एक वक्त तक कहीं नहीं रहता, उसको एक उसके अंदर ये होनी चाहिए कि एक सक्सेसर, कुछ एक लोग ऐसे हो, ये ना मान के हम राहिल महफूज चले कि हम ही रहे भाई, हमें ऐसा मानना होगा कि हम ना भी होंगे, कोई आएगा तो काम करेगा। तो हम ये अपील करेंगे सभी से कि अपनी इंटरेस्ट दिखाएं सोसाइटी के या इंटर कॉलेज में, और खुद से अप्रोच करें कि हम कुछ काम आ सकते हैं तो आए। एडमिशन दिलाने में ही अगर हम आ सकते हैं, यानी हमें अगर किसी वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था, मैं काशिफ भाई इस बात के साथ ये बात इस सवाल का जवाब खत्म करूंगा कि बच्चे कहाँ से आए। सबसे पहला सवाल तो बच्चे कि भाई सेंट जोसेफ जाते हैं, विष्णु भगवान जाते हैं, कोई यहाँ आएगा। ये हुआ था कि कमेटी बनी थी जिसमें मैं तो नहीं था, तीन लोगों की, 4 लोगों की, वो इलाके में जाएंगे, उन लोगों को तैयार करेंगे। लेकिन कोई इस चीज पे तैयार नहीं हुआ था कि हम अपने घर के बच्चों को भी भेजेंगे, क्योंकि हम तो सेंट जोसेफ, विष्णु भगवान BHS में पढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसा एक वो बना हुआ है। तो वो है कि हमें जो सबसे पहले स्टेप लेना होगा कि हम उसके तरफ एक अपनी कोशिश करें कि भाई स्कूल में भी हम आज चिल्ला रहे डिग्री कॉलेज बंद हो जाएगा, डिग्री कॉलेज बंद हो जाएगा। अरे भाई बंद क्यों नहीं होगा, उसमें तो ताले पड़ जाएंगे, इंटर कॉलेज में भी ताले पड़ जाएंगे अगर आप जो है नहीं आएंगे। तो आप हम अपने घर की बहन बेटियों को हम SS खन्ना भेजेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है मौलवी लियाकत अली डिग्री कॉलेज तो बंद ही होगा ना ताले में। क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चलेगा, स्मूथ रन करेगा। या हम खुद आना चाहेंगे तो हम क्यों जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खूब उसमें 500 बच्चों की भीड़ हो जाए। तो ये चीजें हैं। और एक चीज और कि हम लोगों ने, हम थे और एक साहब और थे, उन लोगों ने, हम लोगों ने वहां पर वो LCC और स्काउट, भारत स्काउट करके कोई ऐसी चीज है, उस चीज के लिए हम लोगों ने बात की थी, उन लोगों ने इजाजत दी थी, तो हम लोगों ने जाकर मुलाकात किया था उन लोगों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर शायद वो फॉर्म हो गई है, यूनिट जो फॉर्म होना है, अब उन लोगों का कुछ अपना प्रोसेस बाकी है, तो वो लोग शायद करेंगे। हम लोग लॉकडाउन से पहले की कोशिश थी, हम लोगों ने मुलाकात किया था भारत स्काउट और LCC वालों से कि डिग्री कॉलेज में ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब। आगे के सवालों के लिए मैं जनाब जफर आलम साहब को आवाज दूंगा। जफर आलम साहब।
हेलो राहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जफर भाई। राहिल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे, अभी बहुत देर से आपको मैं सुन रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर नेम, जो भी आपका राहिल माबूद, ये नाम आपका किसने रखा? बहुत मेच्योरिटी है इसमें, गहराई है इस नाम में। अब ये तो शायद मेरे रदिहाल में किसी ने रखा होगा, मुझे इस चीज का अभी तक इल्म नहीं है किसने रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, राहिल साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यू आर कनेक्टेड विद फ्रेटर्निटी मूवमेंट, ठीक है? तो मैंने भी शायद पहली बार जब आपको देखा, जो आपने अभी जिक्र किया माइक पकड़ के, फिर वो वायरल हो गया, आई थिंक वो आसिफा वाला था, पर्पल लोगो, जी 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 ठीक है? और उस दिन से मैं आज तक आपको फॉलो कर रहा हूँ वाया कमेंट, पीसीजी पोस्ट एंड ऑल दिस जी। थिंग्स। तो ये मूवमेंट, फ्रेटर्निटी मूवमेंट एज ए एक्टिविस्ट, ये कहाँ तक जाने वाला है? एज ए एक्टिविस्ट या पॉलिटिक्स? ये राहिल महबूद के ताल्लुक से कि फ्रेटर्निटी मूवमेंट के ताल्लुक से? ये राहिल से मैं पूछ रहा हूँ, ये राहिल के लिए सवाल है। नहीं, राहिल महबूद का तो जो सवाल है कि फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में, या इवन अभी शायद मेरा कुछ एक वक्फा भी हो जाए एक्टिविज्म से, 1-2 साल का रहे, क्योंकि अभी ये ऐसा पॉइंट है कि मुझे अपना करियर भी देखना है। नहीं तो काशिफ भाई कहेंगे अरे वो बस अब तक ही था, फिर हमको अब आइंदा से नहीं बुलाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। तो कहेंगे जब होता ठीक है, मतलब होता है ना कि देखिए मुझे किसी शख्स ने कहा था कि देखो राहिल, इंसान कहीं नहीं रह जाता, तो इंसान उसको जो है कहीं नहीं पूछता है। कल के आप अभी सब कुछ सही है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, कल के आप नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं, आपने न नौकरी की न वकालत की, बस घर पी रहे हैं, आपने सोचा खेती बाड़ी करेंगे, तो फिर कुछ नहीं रह जाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई, क्योंकि एक कोई शुरुआत होती है वो घर से होती है। हम अब घर के लोगों को, यानी जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस है, देखिए एक्टिविज्म तो मेरा शौक था, लेकिन जो माँ बाप का जो वो था पढ़ाने का, वो ये ताल्लुक था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। जो उम्मीदें होती है सभी को अपने बेटे से, अपनी औलाद से, तो उन चीजों का भी मुझे अब अपने माँ बाप की जो उनके जो सपने हैं, उनके ख्वाब है मेरे ताल्लुक से, उनको पूरा करना है। बिल्कुल, तो ये आपका विजन मिशन तो मुझे लगता है क्लियर है। तो ऐसे ही क्या फ्रेटर्निटी मूवमेंट का विजन मिशन बिल्कुल क्लियर है? जैसे कि थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, जो मैंने होमवर्क किया है, जो जी फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट है, जो केरला से बेस हैं, जिन्होंने जी त्रिशूर से इलेक्शन लड़ा लास्ट, और वो 1983 वोट सिर्फ उनको मिला और वो हार गए जी थे। जी तो वो क्या 5 साल के अंदर ही उन्होंने एक फ्रेटर्निटी मूवमेंट को फॉर्म किया और इलेक्शन भी लड़ लिया? तो नहीं ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, देखिए देखिए जफर भाई, वो शमशीर इब्राहिम साहब जो आज, हमारे यस, सदर है, जी जो ओके। हमारे सदर है इस वक्त, तो वो अभी मार्च में वो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए। उससे पहले 4 साल 2 साल का टेन्योर होता है। तो अंसर अबू बकर साहब 17 से 19 और 19 से 21 2 टेन्योर रहा था। तो अभी जो इलेक्शन आया, शमशीर इब्राहिम एक ऐसा नाम है केरला में कि उसने एक 2019 में एंटी सीए के वक्त जो कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको गवर्नमेंट को चैलेंज कर कर उसने उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया 4 घंटे के लिए, जी, और 20,000 लोगों की कॉल की, 40,000 लोग पहुंचे थे। ओके, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हाईलाइट हुआ था, इंटरनेशनली वो वायरल हुआ था। बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब एक बहुत, हम लोग भी पहले वो एक लीडर थे, उनको हम कंसीडर करते थे, है हमारे लीडर। तो इलेक्शन जब हुआ तो उनको अप्रोच हुआ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारी टिकट से इलेक्शन लड़े त्रिशूर से। अच्छा, तो जी जी, तो उन्होंने इलेक्शन वो लिया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उसमें उनका 1900-2000 जो भी ये था उतना हो पाया, लेकिन वो उनका इंडिविजुअली था। लेकिन जो फ्रेटर्निटी मूवमेंट का क्लियर एजेंडा है कि हमें जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी है, हमें कैंपस तक रहना है। कैंपस इलेक्शन हम लड़ते हैं, आफरीन फातिमा हमारी जेएनयू से काउंसलर इलेक्ट, आफरीन था कुछ? फातिमा जी जी हाँ, हमारे चाइल्ड से ताल्लुक रखती है वो, अच्छा अच्छा। जी जी हुसैनपुर से है, जावेद मोहम्मद साहब, हम्म, हमारी नेशनल सेक्रेटरी भी है वो। तो जी, जी जी, तो जे हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, हमारा जो कैंपस पॉलिटिक्स का काम है, ये हमारा जो है मिशन। और जो मैंने पहले कहा कि सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इसी पर काम कर रहे हैं। सोशल जस्टिस, वो चाहे सोशल जस्टिस हम हर उस शख्स की आवाज है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण हो,
चाहे मुस्लिम हो। तो हम हर उस शख्स की आवाज है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा। राइल साहब, जैसा आपने अभी कहा, हर एक एक्टिविस्ट किसी की आवाज होता है, ठीक है, एनी मूवमेंट एनी वे जो भी, लेकिन मेरा ये एज अ परसेप्शन है, क्योंकि मैं इतना इस फील्ड में हूं नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ सकता हूँ या जी जान सकता जी हूँ जी कि क्या एक जो फैटर्निटी मूवमेंट है या कोई भी एक्टिविस्ट है A to Z वर्ल्ड वाइड या इन इंडिया बेस्ड, जी क्या इनका कोई प्लान ऑफ एक्शन होता है या कोई इंसिडेंट होने के बाद ही ये बाय बैनर, बाय स्लोगन या ऑन रोड या नुक्कड़ गैदरिंग आते हैं? देखिए, होता क्या है इसमें, जैसे कि अभी मैं दिल्ली में था अगस्त में, हमारी नेशनल मीट थी एग्जीक्यूटिव। उसी दौरान एक जंतर मंतर पे एक इशू हुआ, वो नरसिम्हानंद का, जो जिसने एक एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगाए हैं। ठीक है, हाँ जी तो जी जी, हम लोग राइट। की उसी वक्त हम लोग की एक वही मौजूद थे, तो हम लोग की मीटिंग हुई, तो पूछा क्या करना है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग कल प्रोटेस्ट कॉल करेंगे। हम लोग जंतर मंतर पहुंच गए। होता भाई इंसिडेंस की, और वहीं पर से डिटेन कर लेकर मंदिर मार्ग स्टेशन ले जाया गया सभी को। ओके। तो एक ऐसा होता है कि भाई अब आप नहीं जान सकते ना कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसे ट्रू। आसाम का इशू हुआ, वो नेशन वाइड कॉल हुई, हम लोग ने इलाहाबाद में जो भी आवाज जैसे हो सकती थी हमने उठाई, सोशल मीडिया के जरिए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए। चले, अच्छी बात है। एज ए एक्टिविस्ट, मेरे सारे क्वेश्चंस एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि जी जी बिल्कुल। काशिफ भाई ने जैसे कहा कि हमारे बीच में कोई एक ऐसा बंदा है, तो जितनी भी एक्टिविटी में आप रहते हैं इन्वॉल्व या आपको मूव ऑन करना है, आज की तारीख में आपको ऐसी कौन सी रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है इन आवर सर्कल, इन आवर चाइल्ड एरिया सर्कल, जो जी अगर आपको उस चीज में सोशल सोशल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल जी सपोर्ट की जी बिल्कुल बात नहीं कर रहा जी। हूँ, सोशल और मोटिवेशनल सपोर्ट में आपको क्या लगता है कि ऐसी कमी है जो आपको अगर और बूस्ट करे तो आप और आगे जा सको? ये सबसे पहली चीज तो जो होती है, अप्रिसिएशन का जो जरूरत होती है कि भाई ठीक है। लेकिन जहां तक हमने देखा है कि आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे जरिए अगर मैंने कोई काम किया है तो अप्रिसिएशन ना मिला हो। सभी लोग जो है किसी के जरिए कोई मुलाकात हुई तो उसने जो कहा, जो चीजें कहने वाले वर्ड्स होते हैं वो बोलता है, कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई मैसेज, कोई कॉल, होते हैं ये चीजें। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एहतजाज के लिए, किसी वो, या आपने मान लिया कॉल किया, प्रोटेस्ट कॉल कर रही फ्रेटर्निटी, क्योंकि मालिक कोई इश्यूज होते हैं लिंचिंग्स के, हम जो प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं, अब उसमें हम देख रहे हैं यार बस 10 लोग आ रहे हैं, तो ये होता है यार बताइए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लोग अपने जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो सोए हुए हैं, वो इस वक्त जो है फोन गेम में लगे होंगे। तो एक वो चीज होती है। और वहीं पर जब आप देखते हैं यार कॉल दे रहे हैं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 10 आएंगे, 50 आ जाते, 50 लोग आ जाते हैं, तो एक बड़ा ही वो मिलता है। अभी एक मैं रिसेंट बताऊं कि अभी अटाले पर हम लोगों ने आसाम के इश्यूज पे किया, तो हम लोग निकले तो 10-12 लोग थे, खड़े हो गए एक जगह। तो वहीं पर सामने गली थी, वहां पर भी कुछ लोग आए, बस देख रहे हैं खड़े। हम लोग माइक से चिल्ला रहे हैं, अरे आइए हमारी आवाज बनिए, आज आज आसाम में जुल्म हो रहा है, कल इलाहाबाद में होगा, कल यहाँ होगा, कल वहां होगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हम लोग पे। चले गए, हम लोग गली में घुस जा रहे हैं। उसी में देखा कि एक सामने एक दो घर थे, हाजी रशीद बिल्डिंग के सामने, तो घर से 3-4 औरतें नकाब पहनकर आ गई बाकायदा। कुछ बूढ़ी सी थी, कुछ 60s 70s के अराउंड की थी, बिना नकाब के कुछ आई, कुछ नकाब में लड़कियां आई। हम लोग बड़ा कहीं कह रहे हैं हमारे भाई बहन यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे क्या, हम भी आप लोग के साथ। तो वो बड़ा हम लोग के लिए बूस्ट किया उसने, बड़ा ही हम लोग को मतलब हिम्मत मिली उन चीजों से। तो ये चीजें होती है। चले, बहुत अच्छी बात है, आप जिस तरह से मूव कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसा भी सपोर्ट होगा कम्युनिटी का, मैं चाहता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ कि कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इंशाल्लाह। आप किसी की आवाज़ बन रहे हैं, आपकी भी कोई आवाज़ बने। जी और मैं काशिफ भाई को पास आउट करता हूँ। काशिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। राहिल साहब, अगर आपसे कहा जाए कि चाइली माशरे की कोई एक खामी को आप दूर करना चाहेंगे, उसके लिए एक मुहिम चलाएंगे, तो वो कौन सी खामी होगी? देखिए, मेरी जो है चाइली दोस्तों से लड़ाई होती है, बहस होती है इस पर। मतलब लोग बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। हम कहते हैं यार देखो, हम लोगों को बस इतना आता है कि हम व्हाइट कलमदार कुर्ता पहन ले, पान खा ले और कहे वो हमारे बराबर करना ना,
वो हमारा जो है बिरादरी के का वो तो कम मारा, वो इतरा रहा, वो इतरा रहा। तो ये चीजें हमको जो है बड़ी खराब लगती है कि इस 21st सेंचुरी में जब आप चाइल्ड से बाहर जाएंगे तो जो कि आप देख भी रहे होंगे कि किन चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। आप अगर दिल्ली में बैठे होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो ये मैटर ही नहीं करता आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, किस फैमिली क्लैन क्या है आपका, किस बुजुर्ग के यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किस वली के यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ये कुछ मैटर ही नहीं करता। हम लोग ने तो ऐसे भी चीजें की है कि प्लेट में साथ में हम लोग खाना खाते हैं सभी लोग, वहाँ कोई मैटर ही नहीं करता। ये सिर्फ हमने देखा ये जो चाइल्ड की ये बमरौली से पहले ही तक है, उसके बाद जो है चीजें हमने नहीं देखी, क्योंकि ये चीज हमें बड़ी खराब लगती है। इस 21st सेंचुरी में जब था जो रहा होगा उस वक्त का माहौल, उस वक्त का माशरा ऐसा रहा होगा, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए इन चीजों से, कि साथ में बैठना, साथ में उठना, फिर अरे वो वहां शादी कर ली, वहां कर ली, बाहर किए, मतलब अगर आप देखें तो हमारे माइंडसेट ये है कि चाइल्ड के अलावा कहीं पर कोई बिरादरी ही नहीं है, मतलब कोई उस बराबर का नहीं है कि मतलब भाई ये चीजें बड़ी हमें वो लगती हैं। और हमारा जो एक चीज और है कि एजुकेशन, हम कहते हैं देखो एजुकेशन ठीक है, वो लोग हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छी खासी तादाद है, लेकिन हमें उस एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हासिल करना चाहिए, या एक ऐसा कहें तो हमें कुछ सोसाइटी को रिटर्न भी देना चाहिए जिन चीजों से आते हैं। लिटिल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम कुछ ना सही तो अपनी मतलब एक तहसील, एक परगना है कि उसपे नहीं, अपने गांव में कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ एक मकतब, एक स्कूल को सपोर्ट किया जाए, या जो काम कर रहे हैं उनको ही सपोर्ट करें, या जो इदारे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। और ये जो मुहिम मैंने आपसे बताया वो यही एक मेरी मुहिम हो सकती है, या तो एक मेरी मुहिम और एक थी, मैंने एक साहब से बात किया था कि यार हम ये चाहते हैं कि एमयू का एक प्रोजेक्ट है, कि उनका एक प्रोजेक्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोलना। मैं सभी से ये जिक्र करता हूँ कि उनका एक प्रोजेक्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सर सैयद पब्लिक स्कूल एमयू से एफिलेटेड होकर शुरू करें। और वो शायद 2016 में एक साहब ने बात भी रखी थी, एक जगह एक एमयू के वाइस चांसलर साहब ने भी कुछ इन चीजों को लेकर शायद श्योर किया था। तो हम तो ये कहते हैं कि हम एक मुहिम मेरी ये भी होगी, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह, कि हमें चाहे वो एक झोले लेकर सर सैयद की वो लेना पड़े उनकी जैसी, और मैं ये कहूंगा कि हम लोग एक ऐसा क्वालिटी का एक स्कूल सेटअप करना चाहिए, या जो अभी हमारे पास एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर है वो कोई भी जो स्कूल्स है हमारे, उन्हीं को हम इतना डेवलप करें वो एक आइडियल स्कूल्स, जहाँ पर हम अपने लोगों को एक एजुकेशन के साथ साथ हम जो एक कौम की बेदारी है कि जो अपनी एक अलग से जो तालीम होती है, जो फलाह महफूज किसको भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज वो वही थी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी वही मुहिम होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिल साहब, आपकी फैमिली में और कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। हम 2 भाई 2 बहन है। मेरा जो भाई और बहन है वो दोनों ट्विंस है। तो मेरी बड़ी बहन जो मतलब बहन है, उन्होंने भी लॉ किया, उसने भी 5 ईयर का। और मेरा भाई साहिल महमूद, उसने जो है अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है, उसकी अभी एक अकाउंटिंग की ट्रेनिंग चल रही है। और छोटी बहन है वो 12th पास आउट है, उसने अभी एयू का फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन के लिए। मेरे वालिद हैं, मेरी वालिदा हैं, हम 6 लोगों की फैमिली। ओके, माशाल्लाह। बचपन में ज्यादातर बच्चे शरारती होते हैं, खास करके लड़के। राहिल माबूद बचपन में शरारती बच्चा था या शरीफ बच्चा था? अगर शरारती था तो क्या आपको कोई मजेदार वाकया याद है जब आपने शरारत किया हो? ये बचपने की तो बात नहीं, एक तो ये बता दूं कि मैं जब भवंस में था, मैं डिफॉल्टर स्टूडेंट था। ये बहुत ही मतलब मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो मेरा जो है एकदम फेल वेल वाला सिस्टम रहा करता था। और एक दफा की एक बात याद है कि ईद का दूसरा दिन था, हम लोग ईद करने गांव ही जाया करते थे। 2011 या 12 की बात, तो आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो सब दोस्त थे यार, चलते नहाते तालाब में, तालाब भरी हुई थी, बारिश का मौसम गुजर चुका था। नहाने गए सब लोग, उनके यार घर से तो परमिशन नहीं मिलेगी, पूछेंगे। अब गए सब लोग, जो नहाए, नहा लिया। नहा कर जब घर पहुंचे, अम्मा देख जब आप तालाब में नहाते हो तो बाल वाल एकदम सिल्की अलग लगते हैं, आंख एकदम लाल हो गई। घर पहुंचे, कपड़े थोड़ा हल्के गीले हो गए थे, तो अम्मा कहीं यहाँ हो, बाल दिखाया होता है।
वो समझ गई कि नहा कर आ रहा है, और फिर अम्मा बाहर ले गई, घर के बाहर एक तालाब है काफी बड़ी सी, वहीं पर जो आ रहा जा रहा उसके सामने हमने 10 अप डाउन किए। वो मुझे जो है आज तक नहीं भूलता, इवन घर पर भी मुझे सब जो है बड़ा ही तंग करते उस वाक्य को करके। और सब मेरे जो है वालिद के चचा बाबा मेरे जिंदा थे, तो उन्होंने कहा हम तुमको ले चलते नहलाते, तुम्हें तैरना सिखाते, तुम जानते नहीं हो इतना बड़ी भीड़ है वहां पर, कोई शैतानी में ही कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता, तो क्या हो। ये चीजें थी और यही सब कुछ है। और ज्यादा मैं बहुत शर्मीला किस्म का बच्चा था, कभी बहुत लोग उससे न मिलना मुखातिब, बस अपने में। ओके, आप पीसीजी के एक एक्टिव मेंबर हैं। क्या पीसीजी के जरिए कभी आपके ऐसे रिश्तेदार मिले जिनसे आपकी कनेक्टिविटी पहले टूट चुकी थी? जी 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 जी, बहुत कई लोग मिले। ऐसा हुआ कि काशिफ भाई, मैंने जैसा कि बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरे दादी को यहाँ पर छोड़कर उनका कोई नहीं था, उनके अपने भाई चचा जो भी थे, वालिद खुद सब चले गए, वो अकेली थी। तो जब फोन आया शुरू शुरू में तो भाई चलता रहा ऐसे ही। तो दादी के एक भाई थे, वो शायद कनाडा में थे, तो उससे बात हो जाया करती आई हमको, बाकी कोई से जो है ताल्लुक नहीं था। तो एक दफा पीसीजी पर किसी ने फोटो डाला, तो उन्होंने उसमें लिखा, किसी का नाम लिखा, तो मैं नाम जानता था। और उनकी जब प्रोफाइल खोला था, हमने कहा उनका आप कैसे जानती हैं? तो कहीं के अरे वो मेरे अब्बा है। तो फिर हमने उनसे कहा कि जो है आप उनको जानती हैं, इंडिया में आपकी एक फूफी है? तो कहीं हाँ, फूफी जान को बिल्कुल जानते हैं। तो कहीं आप कौन है? मैंने कहा आप जो है उन अब्बा का मैंने नाम लिया कि महबूब साहब को जानती कि हाँ वो मैं जानती हूँ। हमने कहा हम उनके बेटे हैं। तो फिर जो है कई लोग ऐसे हुए, एक सामने किसी ने जो है उनकी फोटो डाली हुई थी, किसी वही के किसी बुजुर्ग थे कोई, एक है चाइल्ड के अपने, तो उन्होंने उसमें बच्चन बाबा का नाम लिखा। तो फिर हमने उनको मैसेज किया, हमने कहा आप उनको कैसे जानती हैं? कहीं वो मेरे अपने नाना है। हमने कहा अच्छा, तो कहीं मैं तुमको भी जानती हूँ। हमने कहा कैसे आप हमको जानती हैं? कहीं तुम मेरे फूफी जान के जो है होते हो। तो मतलब कई लोग ऐसे मुझे मिले, और मुझे ऐसा लगता है कि पीसीजी जो है अपने जो मकसद था उसमें कामयाब रहा है। जो कनेक्टिविटी था, कनेक्टिविटी बियॉन्ड बाउंड्रीज वाला जो एक मैंने पोस्टर भी आपको बना दिया, जी जी, तो वो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, पीसीजी का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई। आज आप इस प्रोग्राम एक मुलाकात पीसीजी के साथ में बतौर मेहमान आने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले नौजवान भी हैं और पहले नॉन शुक्रिया एडमिन मेंबर भी शुक्रिया। हैं। आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? काशिफ भाई, जैसे मैंने अपनी बातों में रखा कि मैं इस लायक हो गया कि काशिफ भाई के प्रोग्राम में आ सका तो मुझे जो है ये अब ऐसा लगता है कि बहुत आप वर्ड्स नहीं, जब आपने मुझसे मैसेज पर बात हमारी हुई, आपने हमसे कहा, तो मुझे तब से बड़ा ही जो है होता है ना, दिल बाग बाग हो गया आपके उन लफ्जों से और पीसीजी पर आकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल है कि पीसीजी मेंबर्स को, खास करके नौजवानों को, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए काशिफ भाई, पहली बात तो मैं पैगाम देने लायक अभी खुद भी नहीं हुआ, मैं पैगाम देने वालों में से हूँ। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि जो सोशल हमारी एक्टिविटीज होती है, मैं पोस्ट लोगों के पोस्ट और कमेंट्स पे देखता हूँ, तो इस समय जो सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है वो सोसाइटी को, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और इंटर कॉलेज। देखिए मेरा बस एक इतना कहना है कि हम टांग खींचने वालों में से ना बने, हम खुद आगे आए। और हम ऐसा नहीं है, हमने देखा कि जब हम लोग की बात हुई, हम जो यूथ से, कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, काम करते हैं कुछ। एक साहब ने ये राय दिया, तो हमने कहा देखिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने से बेहतर है कि हमारे पास ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश 25-30 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सोसाइटी खुद मौजूद है, उसी में लगते हैं। और उससे पहले हमारे पास बहुत ढेर सारे, मतलब समझ लीजिए न जाने किसके किसके फोन मैसेजेस, लोग मुलाकात होती थी, हमें आओ जुड़ो यार तुम लोग नौजवान हो। तो ऐसे हुआ, तो हमने कहा चलते हैं वहीं पे मुलाकात करते हैं। तो फिर हम लोग ने जो है
जो उसके प्रेसिडेंट साहब हैं, वो हमारे नाना लगते हैं रिश्ते में, रसूलपुर के हैं वो भी। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने हमें एक 2-3 लोगों के पास भेजा, उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो गया मुलाकात किया, हम लोग की एक मेंबरशिप हम लोगों ने ली और काम किया। और काम अलहमदुलिल्लाह कर रहे, थोड़ा या बहुत, शुरू में कुछ ज्यादा वो था, फिर ये हुआ क्या धीरे धीरे काम करते हैं। तो कभी भी कोई हम लोग को हिंड्रेंस नहीं है, कोई कभी हम लोग ने कोई चीज मांगा हो ना मिली, रजिस्टर पूरे मिले हम लोग को कि भाई कहाँ कहाँ पुराने मेंबर्स थे, उससे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। तो वो चीजें थी। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें खुद सामने आना चाहिए और खुद काम करना चाहिए। यही हाल इंटर कॉलेज में है कि इंटर कॉलेज में भी हम खुद से जाएं, या तो उनसे कहें कि जो हमारे लायक जरूरत हो हम काम कर सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प की जा सकती है, बहुत चीजें जरूरत होती है। इवन एक आपके जो लफ्ज भी होते हैं वो भी एक उसका काम करते हैं, मदद का काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग को बात उस पर काम करने से ज्यादा हम लोग को जरूरत है कि हम लोग जो है आकर जमीन पर आमने सामने उस पर काम करें और तब बात करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ फेसबुक बाजी, ग्रुप बाजी से बेहतर कुछ होने वाला नहीं है। ना ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ना ही कोई मुश्किलें परेशानियां दूर होंगी। तो हमारे पास ये कि हमारे पास जो इदारे मौजूद है उनको हम इतना मजबूत कर दें कि वो हम उनसे जो है लोगों को फायदा पहुंचा सकते। और ये बेवजह की बातों से हमें नहीं लगता कुछ हल निकलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब। राहिल साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए और अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जज़ाकल्लाह का शुक्र। आप एक कामयाब वकील बने और सिविल आमीन। राइट्स से जुड़े तमाम मुद्दों की जोरदार पैरवी करें, अपने जोश और दानिशवरी से कौम की खिदमत कर सकें, यही हम दुआ करते हैं। आमीन। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Bye.